very happy. बहुत सवाल हुए थे आज कि will he make it, will he come? He's so busy. There is a cabinet meeting. Prime Minister is in Jammu and Kashmir, but you are here, and we are very happy. And we want to speak to you openly. And a lot of people are watching this. आज हमारे सब channels में streaming सब लोग देख रहे हैं. तो I'll start with my first question, Amit Shah ji. लोकसभा चुनाव के लिए 195 बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट अभी आ चुकी है और प्रधानमंत्री जी ने 370 सीट की टारगेट फिक्स की है और एनडीए का अपना टारगेट 400 का है. सवाल मेरा यह है अमित शाह जी कि ये जो टारगेट है, ये लक्ष्य जो है, ये सेंटिमेंट्स को लेकर है, उसके आधार पर है या फिर कोई स्टेट टू स्टेट डिटेल्ड पॉलिटिकल मैपिंग भी की गई है? इस पर आप अगर कुछ हमारे साथ जानकारी हमें साझा करें तो वी कैन स्टार्ट विद दैट. देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीति में विजय प्राप्त कर सत्ता प्राप्त कर लंबे समय तक सरकारें बनाने के लक्ष्य से नहीं है. हम राजनीति में जब से हमारी पार्टी की स्थापना हुई तब से आजादी के आंदोलन के वक्त से जो लोग भारत को जानते थे, उनकी कल्पना के भारत बनाने के लिए हम राजनीति में आए हैं. लाखों लोगों ने बलिदान ऐसे भारत के लिए नहीं दिया था जिसकी दुनिया में कोई पूछ न हो. ऐसे भारत के लिए नहीं दिया था जो असुरक्षित हो, अशिक्षित हो. इसका 2/3 हिस्सा दारुण गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करता हो और विश्व में इसका कोई सम्मान न हो. ऐसे भारत के लिए आजादी का आंदोलन नहीं लड़ा गया था. आजादी का आंदोलन एक सशक्त, समृद्ध, सुरक्षित, शिक्षित और विश्व गुरु के स्थान पर बैठे हुए भारत की रचना के लिए लड़ा गया था और उसी लक्ष्य के लिए हम राजनीति में हैं और उसी लक्ष्य के लिए हम काम कर रहे हैं. जहां तक ये सीटों का सवाल है, जब से हम पार्टी बनाए तब से लेकर आज तक, 1950 से आज तक, हम जो कल्पनाएं लोगों के सामने रखे थे, हमारा एजेंडा लोगों के सामने रखे थे, इसकी पूर्ति के लिए जब इस देश की जनता ने पूर्ण बहुमत की नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का मौका दिया, मोदी जी पर भरोसा किया, मोदी जी को 2 टर्म पूर्ण बहुमत का सरकार दिया, तब ये 10 साल हमने इसके लिए काम किया है. और मैं मानता हूं कि आजादी से लेकर अब तक के इतिहास में ये 10 साल भारत के विकास की दृष्टि से, भारत की सुरक्षा की दृष्टि से और भारत के विश्व में गौरव को बढ़ाने की दृष्टि से ये भारत का स्वर्णिम काल रहा है. मगर मैं आज ये भी कहना चाहता हूं देशवासियों से, ये फुल स्टॉप नहीं है, ये शुरुआत है. अच्छा समय आने वाला है और अच्छा समय आने वाला है. और इसके लिए ये जो प्रयास हमने 10 साल किया है, जो प्रचंड जन समर्थन देश भर में आज नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को मिल रहा है. मैं देश के कोने कोने में गया हूं. चुनाव के पहले ही मैंने 136 सीटों का विजिट करा है. मैं आपको बता सकता हूं कि देश के कोने कोने से नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में जनता खड़ी है. इसी के आधार पर हमने 370 के आंकड़े का लक्ष्य रखा है, 400 पार के आंकड़े का लक्ष्य रखा. ये लक्ष्य हमारा वास्तविक भी है और मैं आज बड़े विश्वास के साथ देश की जनता को कहने वाला हूं कि आप एक बार, आपके मन में जो आशीर्वाद पड़ा है, प्यार पड़ा है, उसको मत में परिवर्तित कर दीजिए. 400 पार देखते देखते हो जाएगा और एक मजबूत सरकार बन जाएगी. अगला सवाल मेरा अमित शाह जी शब्दों के संयम पर है. वैसे नेताओं का स्टैचर जितना बढ़ता है, संयम भी बढ़नी चाहिए, मगर लालू प्रसाद यादव जी ने
हाल ही में एक बहुत ही विवादित बयान दिया था जिस पर पिछले 2-3 दिन से इस पर ही बहुत डिबेट हो रही है। उन्होंने कहा था कि मोदी जी का परिवार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी जी का परिवार ही नहीं है। हर चुनाव के पहले क्या जानबूझकर ये सेल्फ गोल किए जाते हैं? पिछले 3 चुनाव में पहले हमने देखा चाय वाला, फिर हमने देखा चौकीदार चोर है, और अब ये कि मोदी जी का परिवार नहीं है। तो पिछले 3 चुनाव में कुछ ऐसे ही देखने को मिला है। तो ऐसे विपक्ष पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह की बातें वो ही लोग कर सकते हैं जिनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसी ओछी बातें कर कर देश की राजनीति को, उसके स्तर को गिराने का जो काम कर रहे हैं, हर बार जनता उसका जवाब देती है। परंतु मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैंने मोदी जी को बहुत करीब से देखा है, कई सालों से उनके साथ काम किया है। लालू जी ने 1 महीने में सही ही कहा है कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। परिवार जिनका होता है वो बेटे बेटियों को प्रधानमंत्री बनाने का प्रयास करता है, मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करता है, सत्ता पर बिठाने का प्रयास किया है। इस व्यक्ति ने 40 साल से केवल और केवल देश की जनता के लिए काम किया है। 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बाद भी मैंने एक दिन छुट्टी लेते हुए उनको नहीं देखा है। सुबह 5 बजे से रात को 1 बजे तक अहरनिश काम काम काम, एक दिशा में काम और सेल्फलेस काम करते हुए मैंने देखा है। और इसी का परिणाम है कि उनके नेतृत्व में इतनी बड़ी कैडर खड़ी हुई है, इतने सारे नेताओं की श्रृंखला खड़ी हुई है, एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, और देश आज दुनिया में सर्वप्रथम बनने के लक्ष्य के साथ संकल्प लेकर 2047 में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का आत्मविश्वास भरकर देश आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया कोई भी समस्या हो, पर्यावरण की हो, आतंकवाद की हो, इथेनॉल ब्लेंडिंग की हो, या दुनिया में आए हुए विवादों और विवादों की समस्या हो, हर समस्या में दुनिया राह देखती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, और जो कहते हैं वो ट्रेंड बनता है, जो कहते हैं उसको पूरी दुनिया स्वीकार करती है। और मैं मानता हूं कि लालू जी कभी ये राजनीति नहीं समझ पाएंगे, कि परिवारवादी पार्टियां कभी ये राजनीति नहीं समझ पाएंगी, क्योंकि इनके जीवन का लक्ष्य कभी भी देश नहीं रहा है, देश का गरीब नहीं रहा है, देश की जनता नहीं रही है, देश का सम्मान नहीं रहा है। उनका लक्ष्य केवल और केवल अपने बेटे बेटियों को राजनीति में उच्चस्थ स्थान पर बिठाना रहा है। वो सहन ही नहीं कर सकते कि एक गरीब घर का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा, जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई जाति का बैकग्राउंड नहीं है, वो इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री बनेगा, 2 बार बनेगा, 3 बार बनेगा, और सफल प्रधानमंत्री बनकर देश को महान बनाएगा। वो सहन ही नहीं कर सकते। अमित शाह जी, एक गंभीर मुद्दा है जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, जो जांच एजेंसियों के साथ जो अभी हो रहा है, और ये सेंटर स्टेट रिलेशन से भी लिंक्ड है। हाल ही में बंगाल में संदेश खाली में ईडी की टीम जब गई तो उन पर हमला हुआ, और हमलावर ने कबूला कि हां, हमने हमला करवाया, हमने लोगों को लेके हमने एक मर्डरस अटैक करने की कोशिश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर। और ऐसे लोगों को समर्थन भी मिलता है वहां के जो रूलिंग पार्टी है स्टेट की। ईडी के समन भेजे जाते हैं मगर नेता हाजिर नहीं होते। इससे एक बुरा ट्रेंड देश पर भी जाता है। अरविंद केजरीवाल को अब तक 8 समन भेजे गए, 8 समन। और कई राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने रूल्स को चेंज करके सीबीआई को नहीं घुसने दिया। यह बहुत सीरियस मामला है, और अगर यह झगड़ा और बढ़ जाए तो इसके बहुत इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो आप इसको कैसे रोकेंगे? आप पत्रकार हो, आपको लगता है कि ये समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी, देश गंभीर संकट में आ जाएगा? मुझे कोई डर नहीं है। डेमोक्रेसी में हर चीज का जवाब जनता दे देती है, जनता सब देखती है। अगर बंगाल में किसी के घर से
52 करोड़ रुपया इकट्ठा मिल जाता है। झारखंड में किसी के घर से 355 करोड़ रुपया कैश मिल जाती है। 25 मनी मशीन कैश गिनते गिनते गर्म हो जाते हैं और ये कहते हैं हम पर एक्शन न लो। क्या कह रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपीए सरकार के खिलाफ 40 केस सिर्फ यूपीए को रजिस्टर करने पड़े। हम ऑपोजिशन में थे, संसद में मामले उठाते थे, पीआई लगाते थे, कोर्ट ऑर्डर करती थी, उनको जांच करनी पड़ती थी। उस वक्त तो आप ही सत्ता में थे भाई। और आज देश में अदालतें हैं। अगर किसी को अन्याय हो रहा है तो अदालत में जाइए, अदालत सुनेगी आपको। मगर वास्तविकता यह है कि 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले कर कर अपने घर भर कर बैठे हुए लोग जांच से डरते हैं और इसीलिए ये हवा खड़ा करते हैं एजेंसियों का। मैं आज उनको कहना चाहता हूं, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले किए, सैकड़ों जांच आपके सामने हुई, जेल में जाना पड़ रहा है। 23 साल से नरेंद्र मोदी सत्ता पर है, मुख्यमंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे, 10 साल से हमारी सरकार है। एक 4 आने का भी आरोप नरेंद्र मोदी पर हमारे विरोधी भी नहीं लगा पाए। हमने पारदर्शिता से शासन किया है। और मैं आज फिर से एक बार कहना चाहता हूं विपक्ष के मित्रों को, आपके खोखले प्रचार के साथ जनता आने वाली नहीं है। आप इससे एक्सपोज हो रहे हो, आप कानून का साथ नहीं दे रहे हो। अगर आपको कोई ग्रीवेंसेस है तो अदालतों में जाना चाहिए, वहां से प्रोटेक्शन लेना चाहिए। मगर आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, वो तो ठीक नहीं हो रहा है। मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा हूं। जहां तक संदेश खाली का सवाल है, मैं मानता हूं संदेश खाली की घटनाओं ने बंगाल के शासन को 100% एक्सपोज कर रख दिया है। एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में जिस तरह से धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण हुआ है, वो सहन ही नहीं किया जा सकता। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, एड़ी चोटी का जोर लगाकर लड़ेंगे और बंगाल में हम परिवर्तन कर रहेंगे। आपने संदेश खाली पे जो कहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित शाह जी। सब लोग सुनना भी चाहते थे और आज आपकी जो मैसेज है बहुत क्लियरली जा चुकी है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि संदेश खाली के महिलाओं के साथ जिस तरह का अत्याचार हुआ है, और ये अब नहीं, 1-2 महीने से नहीं, ये कई सालों से चल रहा है। और जब हमारी टीम भी वहां गई तो हमारे रिपोर्टर भी अरेस्ट हो गए और रिपब्लिक बांग्ला ने जब सच दिखाया तो हमको भी कुचलने की कोशिश की गई थी। मगर आपने जो आज मैसेज दिया है बहुत बड़ी बात है। बंगाल की परिस्थिति पर मैं चाहता हूं थोड़ा और आप बताएं, आप बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर संदेश खाली ही नहीं, उसको आप कैसे देखते हैं? हर दिन ऐसे न्यूज में इस तरह की घटनाएं आ रही हैं आजकल। देखिए, बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है। हम सब जानते हैं कि घुसपैठ की समस्या सबसे ज्यादा अब कोई एक राज्य में बची है तो बंगाल में बची है। और मैं बिल्कुल विश्वास के साथ देश की जनता को तथ्यों के आधार पर बता रहा हूं कि बंगाल से जो घुसपैठ होती है वो स्टेट स्पॉन्सर घुसपैठ है। इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत। स्टेट स्पॉन्सर्ड इन्फिल्ट्रेशन, अपनी वोट बैंक की राजनीति को बढ़ाने के लिए, अपनी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखा जा रहा है। ये बहुत गंभीर समस्या है और बंगाल की जनता भी उसको मान रही है। मैं आज पूरे देश भर के लोगों को बताना चाहता हूं कि देश ने बंगाल के साथ खड़ा रहने की जरूरत है। वहां गंभीर समस्या है जी। ये बॉर्डर स्टेट को हम सब ने गंभीरता से लेने की जरूरत है। बंगाल में भी जागरूकता आई है। हम एक भी सीट नहीं थे, हम 18 जीते। इस बार हम 25 का आंकड़ा पार कर पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे 2 एमएलए थे, 77 बने हैं। मजबूत विपक्ष के रूप में हमारी भूमिका अदा कर रहे हैं। बंगाल में जो शासन है वो भ्रष्टाचारी है। बंगाल में जो शासन है वो धर्म के आधार पर एपीसमेंट करने वाला शासन है। बंगाल में जो शासन है वो न्यायी शासन है। देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि वहां परिवर्तन हो और भारतीय जनता पार्टी वहां संघर्ष कर रही है। मैं बंगाल की जनता को भी विनती करने आया हूं कि आप हमारा समर्थन करिए। मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी मजबूत प्रतिनिधित्व बंगाल से एक बार भेजिए। हम बंगाल को
फिर से सोनार बांग्ला बनाना चाहते हैं, उसमें आपका साथ और सहयोग जी, चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कही है आपने। दो हेडलाइन तो है। पहली बात उन्होंने कही कि सरकार की, राज्य सरकार की स्टेट स्पॉन्सर्ड इन्फिल्ट्रेशन है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हर बार स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि बीएसएफ का दोष है। और दूसरी बड़ी बात आज आपने कही कि 18 नहीं 25 से ज्यादा, 42 में से आउट ऑफ 42 मोर देन 25 सीट्स he says is going to be the target for the BJP in Bengal. That's a big headline. Amit Shah ji, राम मंदिर, धारा 370 और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन लॉ, ये ऐसा मुद्दा है अमित शाह जी, जब भी हम कोई हमारे नेटवर्क पे इस पर बात करते हैं, हर बार मिनटों के अंदर ये सब्जेक्ट ट्रेंड करता है। यानी कि बहुत मास सपोर्ट है। आप इधर ही हमारे ऑडियंस को पूछ ले, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए टाइडल वेव ऑफ सपोर्ट है। तो एक हर बार जब, और आपको नहीं, आप ही इस पर हमें क्लैरिटी देते। राज्यों में हो रहा है, अभी उत्तराखंड की बात हुई कि एक एक करके राज्यों में होगा, मगर कई लोग चाहते हैं कि जैसे ट्रिपल तलाक वॉज अ नेशनल लेवल पे चेंज की गई, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में कब आएगी, इस पर प्लान क्या है? इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं, उसके पहले आप अगर थोड़ी क्लैरिटी दे दे तो। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जी, धर्म के साथ जोड़कर दिखा गया है। मैं आज देश की जनता को बताना चाहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा तो है ही। जब से हमारी पार्टी की स्थापना हुई 1950 से, तब से हम कहते हैं कि हम पावर में आएंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के अंदर लाएंगे। परंतु संविधान सभा ने भी आर्टिकल 44 में 44 आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट में एक कहा है कि इस देश के विधानमंडल और संसद उचित समय पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। जी, अगर आप पंथ निरपेक्ष देश की कल्पना चाहते हैं, पंथ निरपेक्ष राज्य की कल्पना चाहते हैं, तो धर्म के आधार पर कानून कैसे हो सकता है? धर्म के आधार पर कानून नहीं हो सकते। इस देश में एक कानून होना बहुत जरूरी है। जी, और उत्तराखंड सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की निवर्तमान न्यायाधीश के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। लगभग 780 पन्नों की रिपोर्ट आई है, इसमें 42 चैप्टर है, और उसमें से एक बिल बनाकर उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड की असेंबली ने इसको पारित किया है, जो भारत सरकार में स्वीकृति के लिए आया है। कुछ ही दिनों में इसको हम स्वीकार भी कर लेंगे और उत्तराखंड ऐसा राज्य होगा देश में जहां सबसे पहले यूसीसी लागू हो जाएगा। आपने जो सवाल किया कि देश भर में कब लागू होगा, राष्ट्रीय स्तर पर। जी, देखिए ये बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। इस देश में हर चीज पर बहस होनी चाहिए। ये जो यूसीसी का बिल उत्तराखंड सरकार ने कानून पारित किया है जी, उस कानून की सोशल स्क्रूटिनी होनी चाहिए, इस कानून की लीगल स्क्रूटिनी होनी चाहिए, और इस पर व्यापक बहस भी देश भर में होनी चाहिए। सभी दलों में भी होनी चाहिए, सभी धर्मों के मुखियाओं के बीच में भी होनी चाहिए। उसके बाद इसकी सोशियो लीगल स्क्रूटिनी के बाद कुछ टीथिंग प्रॉब्लम अगर आएंगे तो इसको दूर कर देश के सभी विधानमंडल इसको लागू करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। परंतु मैं निश्चित रूप से देश की जनता को ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारिका तक इतने बड़े देश के हर चप्पे चप्पे पर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और ये देश एक कानून से चले। तीसरे टर्म में हो जाएगा, तीसरे टर्म में हो जाएगा एक टारगेट। देखिए जी, मुझे ना टीआरपी बनानी है, ना मैं जोशी हूं, तो ये तो जनता को ही तय करने दीजिए आप। मैंने रोड मैप मेरी पार्टी का जो है वो बताया है। क्या आपको लगता है, एक फॉलो अप सवाल, कि इंडिया कैन नॉट बी ट्रूली सेक्युलर विदाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड? अगर हम सेक्युलर देश हैं,
असली सेक्युलरिज्म तो तभी होगी व्हेन ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री आर गवर्न्ड बाय वन लॉ। क्या आप मानेंगे कि हम सेक्युलर तभी बन सकते हैं पूरी तरह से जब एक कानून बने सबके लिए? कानून के आधार पर कोई देश पंथ निरपेक्ष नहीं बन सकता। देश की जनता ही पंथ निरपेक्ष। हम सालों से पंथ निरपेक्ष रहे हैं। हमारे यहाँ धर्म हमेशा राज्य का विषय नहीं रहा है, धर्म व्यक्ति का विषय रहा है, और धर्म व्यक्ति को बड़ा बनाने की दिशा में ले जाता है। ये कभी राज्य का विषय हजारों साल से भारत में नहीं रहा है। ये हमें क्या पंथ निरपेक्षता सिखाएंगे? हम हजारों सालों से इसी तरह से जी रहे। परंतु डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर पूरे देश के लिए कानून होना बहुत जरूरी है, और मैं मानता हूं कि ये जितना हो सके उतना जल्द हो जाना चाहिए। मैं अपना एक इंटरप्रिटेशन करता हूं आपने जो कहा, क्योंकि मैं कई बार आपके साथ जो इंटरव्यू की थी 370 हटाने के पहले कई बार मैं पूछता था, और इसी फोर्स, इसी पैशन और इसी स्टाइल से वो कहते थे कि हम पूरी तरह से कमिटेड है। और मुझे अभी भी याद है अमित शाह जी कि जिस सुबह 370 और 35A को अबॉलिश की गई, उस सुबह तक लोग कह रहे थे कभी नहीं हो सकता है, कश्मीर जल जाएगा। मुझे आज लग रहा है आप उसी फोर्स और पैशन के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कह रहे हैं, और हमें अभी भी उम्मीद है कि ये अर्णव बाबू का इंटरप्रिटेशन है। नहीं, मुझे देखिए अमित शाह जी, देखिए मैं थोड़ा इनफॉर्मली आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन आप तो सरकार के बिल्कुल अंदर हैं, आप सरकार चलाते हैं, बाहर के लोग कोई विश्वास नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा चेंज हो सकता है। और आपकी क्लिप जो अभी हमने प्ले की, जो वायरल हुई और अभी तक वायरल है, आपको पता है, वो पाकिस्तान वाली क्लिप की, वो ये किसी ने विश्वास नहीं किया था। मुझे लगता है चेंज तो आप ला सकते हैं, एंड आई थिंक यू विल ब्रिंग द चेंज ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। चले, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। अमित शाह जी, बंगाल में ही नहीं पूरे देश में, गृह मंत्री जी, CAA कब लागू होगा? क्योंकि अब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कभी भी लागू हो सकता है, और आपका बयान भी आ चुका है कि CAA लागू होकर रहेगा। तो इस पर कोई टाइमलाइन आप कह सकते हैं कि कब होगा? मैं फिर से कहता हूं, CAA ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा, और इस चुनाव के पहले होगा। इस चुनाव के पहले होगा, इस चुनाव के पहले होगा। ये बहुत बड़ी बात कही है आज। मैं तो ये कह सकता हूं कि ये हाहाकार हो गई। आपने जो बात अभी कही है, गृह मंत्री जी ने बहुत बड़ी बात हम सबके सामने कही। प्रणव जी, तालियां बज गई, कोई धमाका नहीं है। ये बात मैं 10 बार बता चुका हूं।